Hello everyone and welcome back to my channel. So today we are here with your lecture number 2 for business law. आई होप आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 देख लिया होगा क्योंकि जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा रिलेटेड है आपके लेक्चर नंबर 1 से, क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है, उसका नेचर क्या होता है, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते कि टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले तो आप ये फ्लो चार्ट देखें. अब जो भी हमारे ये टाइप्स ऑफ वाले क्वेश्चंस होते हैं या फिर प्रोसेस वाले, पार्ट्स वाले, तो उसमें सबसे पहले बेस्ट चीज़ है कि आप फ्लो चार्ट को स्टडी करें. ठीक है, एग्जाम्स में भी, आंसर राइटिंग में भी बेटर रहता है अगर आप फ्लो चार्ट के फॉर्म में उसे रिप्रेजेंट करें, क्योंकि एग्जामिनर को पता चलता है कि अच्छा इसे ये सारी डिटेलिंग पता है. ऑल राइट, सो सबसे पहले हम इस फ्लो चार्ट को स्टडी करते हैं. तो हमारे पास टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ना 4 मेजर डिविजन्स हैं. फर्स्टली वी हैव ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी. ठीक है, सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस एंड लास्टली ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्लिगेशन. अब इसमें जो हमारा फर्स्ट डिवीजन है ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी, ये किस बेसिस पर है कि क्या वो कॉन्ट्रैक्ट्स लीगली एनफोर्सेबल हैं. सेकेंडली ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन का मीनिंग है कि किस तरह से बनाए जा रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, परफॉर्मेंस का मीनिंग किस तरह एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं, और ऑब्लिगेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी या आप कह सकते हैं ड्यूटीज़ किस तरह है. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर. तो सबसे पहले हम फर्स्ट डिवीजन को देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी. ठीक है, अब इसमें हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. अब हमने लेक्चर नंबर 1 में असेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से स्टडी किया है. ठीक है, तो उसमें ना कुछ एलिमेंट्स हैं कि अगर वो एलिमेंट्स एक कॉन्ट्रैक्ट में प्रेजेंट हैं तभी हम उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं. तो इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की, दैट अ कॉन्ट्रैक्ट विच सेटिस्फाइज ऑल द असेंशियल्स और यू कैन से कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ. ठीक है, और यू कैन से अ कॉन्ट्रैक्ट विच हैज़ ऑल द असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, बेसिकली सारे असेंशियल एलिमेंट्स जिसमें हैं वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है. ऑल राइट, सेकेंडली वी हैव वॉइड अग्रीमेंट. अब वॉइड अग्रीमेंट का मीनिंग क्या है? एन अग्रीमेंट विच इज़ नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड. वॉइड हम उस अग्रीमेंट को बोलते हैं जो लीगली एनफोर्सेबल नहीं है. ठीक है, सच अग्रीमेंट्स आर वॉइड एब इनिशियो. इसका मीनिंग क्या होता है? वॉइड एब इनिशियो एक लॉ की टर्म है. इसका मीनिंग होता है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. बेसिकली ये कहना ये चाह रहे हैं कि ये जो अग्रीमेंट है ये जब से बना है स्टार्टिंग से ही वॉइड है, मतलब पॉसिबिलिटी ही नहीं है उसके कॉन्ट्रैक्ट में टर्न होने की या फिर उस अग्रीमेंट का एनफोर्सेबल होने की कंडीशन ही नहीं है, चॉइस ही नहीं है. ठीक है, तो इट मीन्स इट इज़ वॉइड एब इनिशियो, मीनिंग इट इज़ वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. इनिशियल से ही वो वॉइड है, कैंसल्ड है. तो इसका फॉर एग्जाम्पल क्या है? एन अग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड बिकॉज माइनर इज इनकॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. बेसिकली हमने वो कैपेसिटी वाला पॉइंट पढ़ा था अपने एसेंशियल एलिमेंट्स में, है ना. तो उसमें हमने देखा था कि कौन सी ऐसी पार्टीज़ होती हैं जो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की केपेबल नहीं है. तो उसमें एक हमारे पास पॉइंट था माइनर वाला. तो अब जब हमें ऑलरेडी पता है कि कोई माइनर एक अग्रीमेंट में एंटर नहीं कर सकता, तो अगर हम उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो हमें स्टार्टिंग से ही पता है कि हम गलत चीज़ कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया? वॉइड अग्रीमेंट. ऑल राइट, नाउ मूविंग ऑन टू वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. अब इन दोनों में टर्म्स का मेजर डिफरेंस है अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, अब इसको समझते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है. अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ वैलिड when entered into but subsequently becomes void due to impossibility of performance, that can be due to a death of a person, war or any change of law. All right, basically void contract कौन सा है? So a void contract is one which was valid or you can say which was possible when it was formed. जब हमने उसे बनाया तब पॉसिबिलिटी थी उसके एग्जीक्यूट होने की, बट लेटर ऑन कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जिसकी वजह से हम उसे परफॉर्म नहीं कर सकते. जैसे कि इसमें एग्जाम्पल गिवन है, ए ऑफर्स टू मैरी बी, बी एक्सेप्ट्स द ऑफर बट लेटर ऑन बी डाइज, दिस मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड. ऑल राइट, अब हमारे पास एक टर्म आ जाती है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, विच इज़ द नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अब इसमें क्या है, जो हमारा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, वॉइड अग्रीमेंट है, या ये वाली टर्म है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये तीनों सुनने में काफ़ी सिमिलर लगते हैं बट इसके बीच में कुछ माइनर डिफरेंसेस हैं, वो आपको क्लियर होने चाहिए. अब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है? इसमें ना जो एक पार्टी ऐसी होती है जिसके साथ कुछ गलत हुआ है, ठीक है, जिसका कंसेंट फ्रीली नहीं लिया गया, उसके पास ऑप्शन होता है कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर करवाने का. ठीक है, बेसिकली जो अग्रीव्ड पार्टी है, यहाँ पर अग्रीव्ड टर्म यूज़ करते हैं हम. ठीक है, अब इसको समझते हैं. अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज़ द वन विच इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ, ऑप्शन एक ही पार्टी के पास है, एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज बट
not at the option of other party. It is the one in which the consent of the party is not free. All right. For example, A threatens to shoot B if he doesn't sell his house to A. ठीक है, ए ने धमकाया है बी को कि अगर वो अपना घर नहीं बेचता है उसे तो वो उसे शूट करेगा. ठीक है, देन बी ने अग्री कर दिया इस चीज़ को सुनकर. हेयर द कंसेंट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय कोएर्जन. हमने ये पढ़ा है कोएर्जन वाला कॉन्सेप्ट लेक्चर नंबर 1 में. तो कोएर्जन का मीनिंग क्या होता है? बेसिकली थ्रेटन करना, किसी को डरा धमका के किसी का कंसेंट लेना किसी कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए. तो ये क्या हो गया? हेंस इट इज़ वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बी. यहाँ पर गलत किसके साथ हुआ? किसका कंसेंट फ्रीली नहीं लिया गया? बी का. तो उसके पास ऑप्शन है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को कैसा बना सकता है? वॉइडेबल. इट इज़ वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बी. उस पार्टी के पास ऑप्शन है इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बनाने का जिसके साथ कुछ गलत हुआ है. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टर्म दैट इज़ इलीगल अग्रीमेंट. अब इसमें भी आप देखो इलीगल अग्रीमेंट लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखा है यहाँ पर. क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि कॉन्ट्रैक्ट तभी बनता है जब लीगल इन्फोर्सिबिलिटी आती है. अब कोई कॉन्ट्रैक्ट ही इलीगल है, सॉरी अग्रीमेंट ही इलीगल है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा? लेट्स सी. इट इज़ एन अग्रीमेंट विच इज़ अनएनफोर्सेबल बाय लॉ. हमने पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए लीगल इन्फोर्सिबिलिटी चाहिए ही चाहिए. ठीक है, सो द ऑब्जेक्ट ऑफ सच अग्रीमेंट्स आर अनलॉफुल और यू कैन से द ऑब्जेक्ट्स आर सच विच आर फॉरबिडन बाय लॉ. लॉ ने बिल्कुल मना कर रखा है उन टाइप ऑफ अग्रीमेंट्स को बनाने के लिए. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए अग्रीज टू पे 50,000 टू बी इफ़ ही किल्स सी. अब इस जो इन्होंने अग्रीमेंट कर लिया आपस में, ए ने बी को प्रॉमिस किया 50,000 पे करने का अगर वो किसको मारता है? सी को. ठीक है, तो ये किस टाइप का अग्रीमेंट है? इलीगल, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? अनलॉफुल है. तो ये एक इलीगल अग्रीमेंट है, ये कभी भी एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता. ऑल राइट, नाउ मूविंग ऑन, लास्ट टर्म वी हैव ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी. इट इज़ अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट. सो इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ एक्चुअली वैलिड बट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट. अब ये कौन सा टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है? जो वैलिड है बट इसमें क्या हुआ, कुछ टेक्निकल डिफेक्ट्स की वजह से वो एनफोर्सेबल नहीं हो पाया. अब इसमें क्या क्या रीजंस आ सकते हैं? दिस कैन बी ड्यू टू नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ द अग्रीमेंट और नॉन पेमेंट ऑफ रिक्विजिट स्टैम्प फी. अब इसमें मीनिंग क्या है यहाँ पर कि समझिए कुछ कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है, जिसमें रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी था अग्रीमेंट का. अब आपने उसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया, सब कुछ वैलिड है, सब सही है, बट आपने रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया उस अग्रीमेंट का, तो आप उसे एनफोर्सेबल बना ही नहीं सकते, कोर्ट में प्रेजेंट कर ही नहीं सकते एज अ प्रूफ. इन केस कुछ गलत भी हुआ है तो भी आप प्रेजेंट नहीं कर सकते. सेकेंडली, आपने कोई रिक्वायर्ड था, कहीं पर आपको स्टैम्प फी पे करनी थी, आपने वो पेमेंट नहीं करी है. तो ऐसे कुछ टेक्निकल डिफेक्ट्स होते हैं जिनकी वजह से आप क्या है एनफोर्सेबल नहीं करा सकते उस कॉन्ट्रैक्ट को. ठीक है, अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आपको रिटन प्रूफ चाहिए, आपने कॉन्ट्रैक्ट ही ओरली बनाया है तो वहाँ पर भी चीज़ आपकी ख़राब हो जाती है. ठीक है, तो अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट वो है जो वैसे वैलिड था बट उसमें कुछ ना कुछ टेक्निकल डिफेक्ट्स आ गए. नाउ वी हैव कॉन्ट्रैक्ट्स बेस्ड ऑन फॉर्मेशन. ठीक है, जिस बेसिस पे वो फॉर्म हुए हैं. वी हैव 3 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. फर्स्ट इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट. So it is a contract where the terms and conditions are clearly stated in words spoken or written. ठीक है, या तो एक्सप्रेस हमने ओरली किया है उसको कॉन्ट्रैक्ट को या फिर रिटन में किया है. फॉर एग्जाम्पल, ए एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट बाय ऑफरिंग in writing to B that he wants to sell his car to him and B agrees. It is a express contract. ठीक है, बेसिकली या तो हमने ओरल कॉन्ट्रैक्ट किया है या फिर रिटन कॉन्ट्रैक्ट किया है सामने वाली पार्टी के साथ जहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियरली स्टेटेड हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट. सेकेंड वी हैव इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. अब इम्प्लाइड में क्या हो जाता है? बट ऑब्वियस वाली चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ मेड बाय द कंडक्ट और एक्ट ऑफ द पार्टीज एंड नॉट बाय देयर वर्ड्स स्पोकन और रिटन. ठीक है, हमने कोई लिखा पढ़ी नहीं की है कॉन्ट्रैक्ट की, बट स्टिल जैसे जो हमारी 2 पार्टीज़ हैं कॉन्ट्रैक्ट की वो एक्ट करती हैं. ठीक है, जैसे वो चीज़ें करती हैं, उनका कंडक्ट कैसा रहता है, उनकी एक्ट कैसी रहती है, उसके बेसिस पे वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ कुली कैरीज द लगेज ऑफ ए टू बी कैरीड आउट टू द रेलवे स्टेशन विदाउट बींग आस्क्ड बाय ए एंड ए अलाउज इट. दिस सो द लॉ इम्प्लाइज दैट ए हैज़ अग्रीड टू पे फॉर इट. बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि समझिए एक कुली है, ठीक है, आपका लगेज उसने उठा लिया है और वो रेलवे स्टेशन तक लेके जा रहा है आपके सामने. ठीक है, आपने उससे नहीं पूछा बट उसने पिकअप करा आपका सामान और वो लेके जा रहा है रेलवे स्टेशन तक. तो बेसिकली आपने उसे अलाउ कर दिया है उस चीज़ के लिए, आपने मना भी नहीं किया. ठीक है, तो ये अज्यूम किया जाएगा कि जब कुली आपका सामान पहुँचा देगा तो आप उसे पे करोगे.
ठीक है। या फिर आप इसमें ये वाला एग्जांपल ले सकते हो, आप किसी ट्रेन में चढ़े हो तो ये अजम्पशन रहती है कि आप उसका फेयर पे करोगे, ठीक है। सो लास्टली वी हैव कासी कॉन्ट्रैक्ट्स और यू कैन से कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। तो अब ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें भी हमारी कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया गया है, बट यहाँ पर क्या होता है, लॉ इम्पोज कर देता है कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टीज़ पर। सो इसको भी स्टडी करते हैं। इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच देयर इज़ नो इंटेंशन ऑन पार्ट ऑफ ईदर ऑफ द पार्टीज़। दोनों पार्टीज़ में से किसी के अंदर भी ये इंटेंशन नहीं है किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की, बट द लॉ इम्पोजेज अ कॉन्ट्रैक्ट अपॉन दोज पार्टीज़, ठीक है। लॉ ने उन पर एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया है। द ऑब्लिगेशंस आर इम्पोज्ड बाय द लॉ, ठीक है। जो उनकी ड्यूटीज़ हुई हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किसके थ्रू इम्पोज हुई हैं, वो लॉ की तरफ से। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ एन ऑब्लिगेशन ऑन द फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स टू रिटर्न इट टू देयर ट्रू ओनर ऑल्दो देयर इज़ नो अग्रीमेंट बिटवीन द टू। बेसिकली कहना ये चाह रहे हैं कि अगर आपको किसी का कोई सामान मिला है, ठीक है, लॉस्ट गुड मिला है किसी का, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसे उसके ट्रू ओनर तक पहुंचाएं, जिसका वो सामान है उस तक पहुंचाएं। तो ये क्या हो गया, अब इसमें कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है, बट लॉ ये कहता है कि अगर आपको पता है किसी का कोई सामान है तो आप उसे उसके ट्रू ओनर तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करें। तो दैट इज़ कासी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इसके लिए अलग से एक चैप्टर भी आएगा आगे, इसको हम इन डिटेल पढ़ेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। अब इसमें हमारे दो टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाते हैं, बहुत ही ईजी से हैं, एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी, ठीक है। एग्जीक्यूटेड आपको टर्म से पता चल रहा है, यहाँ पास्ट टेंस की बात हो रही है कि ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है। सो इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट where both the parties have fulfilled their respective obligations under the contract। बेसिकली जो दो पार्टीज़ हैं कॉन्ट्रैक्ट में, या जितनी भी पार्टीज़ हैं, उन्होंने अपनी अपनी रिस्पेक्टिव ड्यूटीज़ पूरी कर दी हैं या प्रोमिसेस पूरे कर दिए हैं। इसका एग्जांपल गिवन है, ए ऑफर्स टू सेल हिज कार टू बी फॉर 1 लाख रुपीज़, बी एक्सेप्ट्स द ऑफर, सो बोथ द पार्टीज़ हैव परफॉर्म्ड देयर ऑब्लिगेशंस, इट इज़ एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली ए ने बी को कार सेल करने के लिए ऑफर किया, बी ने पेमेंट कर दी, ए ने डिलीवर कर दिया, तो दोनों की ड्यूटीज़ फुलफिल हो गई हैं, तो दैट इज़ एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। देन वी हैव एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बोथ द पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैव टू स्टिल परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस। दोनों को अभी करना है परफॉर्म, ठीक है। तो सेम एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर। अब इसमें क्या है कि ए ने ऑफर तो कर दिया है बी को कि इतने रुपए में वो बेचेगा सामने वाले को, बट बी ने एक्सेप्ट भी कर लिया है, बट अभी तक ए ने ना तो कार डिलीवर की है ना ही बी ने पे किया है, तो दोनों की तरफ से अभी ड्यूटीज़ फुलफिल करना रहता है। तो दैट इज़ एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। ऑल राइट, ईजी सा कॉन्सेप्ट है। नाउ वी हैव ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्लिगेशंस। अब इसमें भी आपके दो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाते हैं। वन इज़ यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट एंड सेकेंड वी हैव इज़ बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। आई गेस आपने सुनी होंगी दोनों टर्म्स। अब यूनिलेटरल का मतलब क्या होता है, सिंगल हैंडेड, ठीक है, वन साइडेड, ठीक है। अब इसका मीनिंग पढ़ते हैं एक बार। इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर वन पार्टी performed his part of obligation and the other party's obligation is outstanding, ठीक है। हमने पहले पढ़ा है ऑब्लिगेशन के बेसिस पे हमने बनाए हैं ये दोनों कि किसकी ड्यूटी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिलेटरल का मतलब ये है कि दो पार्टीज़ हैं, ठीक है, दो या जितनी भी पार्टीज़ है, तो उसमें से एक पार्टी की ऑब्लिगेशन अभी भी फुलफिल होनी रहती है। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है और इसको हम वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है, ए प्रोमिसेस टू पे 5,000 टू एनी वन हु फाइंड्स हिज लॉस्ट बाइक, ठीक है। ए ने प्रॉमिस किया है 5,000 देने का जो भी उसकी बाइक ढूंढ के लाता है, ठीक है। तो बी फाइंड्स इट, बी ने ढूंढ लिया उसकी बाइक एंड रीस्टोर्स द सेम टू ए, उसने उसे वापस कर दिया ए को। तो अब क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट में बी ने अपना पार्ट फुलफिल कर दिया है, बट ए को अभी उसे पेमेंट करनी है जो कि उसने प्रॉमिस किया है, तो ए हैज़ टू स्टिल एग्जीक्यूट हिज प्रॉमिस। ऑल राइट, तो दैट इज़ यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पर एक पार्टी की ड्यूटी फुलफिल करना रहता है। सेकेंड वी हैव बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट और यू कैन से टू साइडेड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इसका दूसरा नाम है रेसिप्रोकल कॉन्ट्रैक्ट। अभी ये कॉन्ट्रैक्ट किसमें है, जिसमें आपकी दोनों पार्टीज़ की ऑब्लिगेशन अभी भी आउटस्टैंडिंग है। इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बोथ द ऑब्लिगेशंस आर आउटस्टैंडिंग ऑन पार्ट ऑफ बोथ द पार्टीज़, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज टू साइडेड कॉन्ट्रैक्ट। अब इसका भी एग्जाम्पल सेम है, आप चाहें तो सेम एग्जाम्पल भी लिख सकते हो कि दोनों ने ही अपनी अपनी चीज़ें नहीं की हैं, ठीक है। ए अग्रीज टू सेल हिज फ्लैट टू बी एट अ सर्टेन प्राइस एट अ सर्टेन डेट, ठीक है। डिसाइड हो गया सब कुछ, आप कुछ भी लिख सकते हो इसमें कि किसी ने ए ने अग्री किया है टू सेल हिज फ्लैट और हिज वॉच, कुछ भी एग्जांपल दे सकते हो, टू बी एट अ सर्टेन प्राइस एट अ सर्टेन डेट। डिसाइड हो गया कि उसे सेल करना है, बट अभी तक दोनों पार्टीज़ की ही ऑब्लिगेशन आउटस्टैंडिंग है, ना ही चीज़ डिलीवर हुई है और ना ही वहाँ से पेमेंट आई है। All right, so that is bilateral contract. So with this we complete our lecture number 2 and I'll soon upload your lecture number 3. Till then, please subscribe to the channel, like the videos and do share your feedback in the comment section. Please आप
कमेंट कीजिए जो भी आपको लगता है वीडियोस के बारे में, या आप कोई और सब्जेक्ट देखना चाहते हैं चैनल पर, सो प्लीज़ डू कमेंट एंड डू शेयर योर